दैट इज बायोलॉजी ऑन योर फिंगरटिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगाई के टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है अगर आप किंगडम फंगाई को स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक फंगस की बात नहीं कर रहा है, इट्स अ ग्रुप ऑफ फंगस, दैट्स व्हाई ना इट्स अ कंप्लीट किंगडम ऑफ फंगाई, इट्स अ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ फंगाई। बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट जो पोर्शन हम लोगों ने कवर किया था, फर्स्ट जो पार्ट हम लोगों ने कवर किया था फ्रॉम द किंगडम फंगाई, उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंगाई। अब ये चीज तो आप लोग जानते हो ना कि सबसे कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फॉर फंगाई, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे भी फंगाई को किंगडम प्लांटे से रिमूव इसीलिए किया गया था क्योंकि फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांटे मींस द एंटायर किंगडम प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। बात समझ में आ रही है ना? तो nutrition in fungi means the various mode by which the fungus or the fungi obtain its nutrition. बात समझ में आ रही है ना? So let's talk about the various mode of nutrition in fungi. So the first mode, which is the most common mode for the nutrition in fungi, is saprotrophic mode of nutrition. Why saprotrophic? Because ये चीज आपने इजीली अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा, स्पेशली इन द या ऑन द जार ऑफ पिकल्स। अगर आप उसका कैप हटा दें, अनकैप रख दें 2 और 3 डेज के लिए, 4 डेज के लिए मैक्सिमम, तो व्हाइट कॉटनी मास का प्रोडक्शन हो जाता है, which indicates the accumulation of fungus for obtaining nutrition from the pickles. Similarly, अगर आप अपने घर में कोई कुक्ड फूड किसी प्लेस पे 3 या 4 दिन के लिए आप छोड़ दें, देन अगेन उस पे भी डिपोजिशन होता है फंगस का। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि फंगाई मोस्टली फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दिस मोड इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक मींस फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस। ओके, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और ये सब्सटेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ये जो फीड कर रहा है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को या किसी डिकेइंग सब्सटेंस को, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एक एंजाइम रिलीज करेगा फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड सो दैट इट कैन ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल वंस। तो ये एंजाइम रिलीज होना क्या इंडिकेट करता है? दैट फंगाई do extracellular digestion through the saprotrophic mode of nutrition. As they release enzyme to break complex molecule into simple ones, okay, तो ये एंजाइम रिलीज कर रहा है, which simply indicates that they mainly do extracellular digestion. ये चीज क्लियर हो गई ना? अब एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटू सिंपलर वन टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ गई आपको? तो दे परफॉर्म एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। क्लियर ना? अब सेप्रोट्रॉफिक के बाद सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि यहां फंगाई फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस, बट हियर द फंगस टेक शेल्टर ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सा है। यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिज्म से है, यहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। तो व्हेन फंगाई टेक न्यूट्रिशन और व्हेन फंगाई टेक शेल्टर, शेल्टर कहना ज्यादा इजी होगा, ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे शेल्टर लेंगे, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन, तो दैट इज पैरासिटिक। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दे मेनली कॉजेस पैथोलॉजी, व्हिच मींस कि सारे पैरासिटिक फंगाई पैथोजेनिक नहीं हो सकते, बट फंगस के केस में ये चीज बहुत ज्यादा है। यानी मोस्टली अगर पैरासिटिक फंगस है तो ये डिजीज कॉज करेगा, ये पैथोजेनिक होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब पैरासिटिक फॉर्म में अगर फंगस आपको डिजीज कॉज कर रहा है तो बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं फ्रॉम योर डेली लाइफ, जो कभी ना कभी किसी न किसी को आपने होते हुए देखा होगा या शायद सेल्फ एक्सपीरियंस भी रहा हो। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है इचिंग। तो इचिंग ऑन द स्किन, itching on your genital area mainly it also causes infection on your scalp of the hair। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज ह्यूमन बॉडी में फंगल इन्फेक्शंस डेवलप कर रहा है। फंगल इन्फेक्शन डेवलप करने का मतलब इफ दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्किन, तो ये हमारे स्किन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये पैरासाइट है, क्योंकि हम लोग लिविंग है ना, स्किन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं एंड इन रिटर्न ये हमें अफेक्ट कर रहा है विद द स्किन इन्फेक्शन। सिमिलरली अगर ये जीनाइटल ऑर्गन पे प्रेजेंट है तो वहां पे भी सेम प्रोसेस ही ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन। बट यहाँ पे एक सिमिलैरिटी क्या है, इधर दे प्रेजेंट ओवर द स्किन या ये हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी ऑर्गन से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे। तो पैरासाइट टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक आउटर सरफेस से न्यूट्रिशन ले रहा है, एक इंटरनल सरफेस से न्यूट्रिशन ले रहा है, व्हिच मींस कि parasitic mode of nutrition is divided into two। Okay, the first one is ectoparasite। ectoparasite का मतलब है कि it obtains nutrition from the outer surface of the body, and the next one is endoparasite which live inside the body of host। तो ectoparasite from the outer surface, okay, or endoparasite which obtain nutrition from the inner part of body। अब एक इनर पार्ट ऑफ बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, एक आउटर सरफेस से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये तो हो गया एक्टो एंड एंडोपैरासाइट। बट क्या आप जानते हैं एक्टोपैरासाइट वाले जितने भी फंगस हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक पेग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मॉल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉस्टोरियम। ओके, तो ये हॉस्टोरियम का फंक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्टोरियम का फंक्शन क्या है? हॉस्टोरियम अगर फंगस एक्टोपैरासाइट है तो ये हॉस्टोरियम करता क्या, ये हमारे एपिडर्मल सेल्स को पेनिट्रेट करता है, क्योंकि जब तक इसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते ना तब तक आप इससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। तो एक्टोपैरासाइट पॉजेस हॉस्टोरियम, एक्टोपैरासाइट पॉजेस हॉस्टोरियम to penetrate the epidermal cell। अब एपिडर्मल सेल को पेनिट्रेट कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। तो टू पेनिट्रेट द एपिडर्मल सेल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर हॉस्टोरियम नहीं होगा तो ये एपिडर्मल सेल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हालांकि बहुत से एंडोपैरासाइट में भी हॉस्टोरियम प्रेजेंट होता है क्योंकि ये आपके इनर ऑर्गन्स को पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अब जितना इंपॉर्टेंट एक्टो और एंडोपैरासाइट है ना, सिमिलरली पैरासाइट्स के टू मोड है फॉर द लाइफ साइकिल। ओके, तो पैरासाइट्स के जो टू मोड है लाइफ साइकिल में ये भी समझ लेते। तो पैरासाइट्स में भी ऑटोशियस और पैरासाइट में भी हेट्रोशियस। अब ये दो जो टर्म है, फर्स्ट वन इज ऑटोशियस
and the second one is heteroecious. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। ऑटोशियस का मतलब अगर पैरासाइट एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, वेजिटेटिव हो, रिप्रोडक्टिव हो, देन लीड्स टू डेथ। इफ इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ओनली इन द वन होस्ट, देन इट इज नोन एज ऑटोशियस। बात समझ में आ गई? एंड इफ इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाफ लाइफ स्पैन मींस द वेजिटेटिव पोर्शन, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव पोर्शन। बात समझ में आ गई ना? तो हेटेरोशियस में दो होस्ट चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड ऑटोशियस में वन होस्ट। ओके, तो ऑटोशियस में इट रिक्वायर्स और इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है तो ऑटोशियस। वेयरएज हेटेरोशियस में क्या होगा? हेटेरोशियस में इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट। इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल into two host। अब बात समझ में आ गई ना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हेटेरोशियस वाले मोड को डाइजेनेटिक भी बोलते हैं। अगर डाइजेनेटिक पे भी क्वेश्चन आ जाए तो डाई मींस टू, जेनेटिक मतलब जेनरा, इट मींस कि इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट। बात वही है। तो हेटेरोशियस इज आल्सो नोन एज डाइजेनेटिक। अब इसमें भी एग्जांपल आपको याद रखने को, इस पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जांपल है आपका पुकीनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी। ग्रामिनिस ट्राइटिकी, ओके, इसे कॉमन व्हीट रस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय द पैरासिटिक। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग सिम्बायोट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सिम्बायोट्स का नाम लेते ही फंगाई which live in association with other organism and symbiosis का जो फंडा है वो क्या है? दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा है तो आपने लाइकेंस जरूर पढ़ा होगा। तो लाइकेन का एसोसिएशन जो है, लाइकेन इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगाई। तो फंगाई न्यूट्रिशन लेता है एल्गा से इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्बायोट को, which is again a very important mode of nutrition for the fungus. Okay, the third, तो सिम्बायोट में पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, fungi live in association with other organisms where both organisms get benefited from each other. Fungi live in association with other organisms where both the organism gets benefited from each other. क्लियर ना? और इसमें टू एग्जांपल्स जो बिल्कुल हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एग्जांपल्स में द फर्स्ट वन lichens and the second one mycorrhiza. Okay, rhiza means root and study of fungi मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में। माइकोलॉजी इट मींस ये एसोसिएशन है फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। पहले हम लाइकेंस डिस्कस करेंगे। तो लाइकेंस में फंगस live in association with
alga. तो fungus plus alga is known as lichen, and fungus derive nutrition from alga. और सिंपली आपको समझना है, ओके? derive nutrition from alga. ये चीज तो इजीली समझ में आ गई. माइक्रोराइजा में भी सेम प्रोसेस है, फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट. ओके, अब फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट के रिलेशन में फंगाई का रोल क्या है? फंगाई कॉलोनाइज करता है रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट. कॉलोनाइज क्यों करता है रूट सिस्टम को? बिकॉज अगर रूट सिस्टम प्रॉपर कॉलोनाइज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा. तो टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन it colonize the root system to increase the absorption of water. ये चीज भी इजी थी. और आप ये दोनों एग्जांपल बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप symbiote एक्सप्लेन करते हैं. The fourth one, which is a very rare mode of nutrition in fungus, that is predators. Predators का मतलब क्या है? Which kills the prey. जो शिकार करके न्यूट्रिशन दे. बात समझ में आ गई ना? तो प्रेडेटर्स में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, ये सब फंगाई किल्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जो किल करेगा जाहिर सी बात है वो प्रेडेटर हो जाएगा. इस रिलेशन को हम बोलेंगे प्रेडेटर्स एंड प्री रिलेशन. ओके, तो स्मॉल फंगाई kills small fungi, some fungi kill small organisms, okay, like rotifers, eelworm. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, rotifers, eelworm. ठीक है, और इसमें भी एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्थ्रोबॉट्रिक्स. ओके, तो ये एक प्रेडेटर स्पीशीज ऑफ फंगाई की which mainly feed on the small organisms like rotifers and eelworm. बस समझ में आ गई? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई होप बहुत इजी लगा होगा आपको. अब हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन भी हम 3 मोड्स में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हो ना, ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो बॉडी पार्ट से ही होगा. इट्स अ काइंड ऑफ asexual reproduction. So now we will discuss reproduction in fungi. ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's understand the various mode of reproduction in fungi. The first one is vegetative mode of reproduction. और vegetative mode of reproduction में भी जो सबसे पहला मोड है वो है फ्रेगमेंटेशन. अब आपको एक चीज तो याद होगी, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है, नहीं भी देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फंगाई इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल फिलामेंट और एसोसिएशन ऑफ फिलामेंट, नॉट सिंगल फिलामेंट. तो वो पूरा जो एसोसिएशन है, जो मास है, मास ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट बोलते हैं, दैट मास इज नोन एज माइसीलियम. बात समझ में आ गई ना? अब व्हेन माइसीलियम ब्रेक्स, सपोज ये मास है, इस मास को हम माइसीलियम मान लेते हैं. सो व्हेन द माइसीलियम ब्रेक, सपोज ये ब्रेक हुआ इनटू अ फ्रेगमेंट, तो एक फ्रेगमेंट है माइसीलियम का, एंड दैट फ्रेगमेंट grows into a new individual because of again multiplication. So that mode is known as fragmentation. Clear now? So when mycelium broken into or breaks into, when mycelium breaks into fragment, and each fragments develop into new individual. बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, हर एक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल. तो ये मोड तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जितने कंपोनेंट्स इसके ब्रेक होंगे वो सारे कंपोनेंट्स फ्रेगमेंट होंगे और वही फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. दिस मोड इज वेरी सिंपल. सेकंड मोड, अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने बर्डिंग पढ़ा होगा.
और बर्डिंग तो आपने पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपने बर्डिंग इन यीस्ट भी पढ़ा होगा। और यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगाई, विशेष मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूं। तो बर्डिंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन यीस्ट, ओके। एंड इसमें भी एक चीज आप लोग जानते हैं ना कि a small projection arises from the surface of body। तो मैं एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ, स्मॉल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो 10th में। arises from the surface of the body, surface of body से अगर arise हो रहा है इसको exogenous bud भी बोलते हैं, ओके। and when it detached, जब ये अलग होगा apparent body से, तो it develops into new individual। तो ये चीज हम लोग 10th में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, तो ये आप लोगों के लिए न्यू नहीं था, क्योंकि ईस्ट का बर्डिंग क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। थर्ड वन इज फिजन, ओके। तो फिजन में भी आप एक चीज जानते हैं ना, ये भी चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिजन में when the parent organism divides into two or more than two daughter cells, this process is known as fission। ये प्रोसेस भी yeast में होता है, आपको याद रखना है, ओके। So when the parent organism divides into two or more than two daughter cells, when the parent organism divides into two or more daughter cells, ओके। तो ये सारे टर्म बिल्कुल आप लोगों से फैमिलियर है, क्लियर ना। बट जो सेकंड मोड है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा फोकस और इंक्रीज करना है, क्योंकि जितना इजी ये है वेजिटेटिव, उतना इजी वो भी है। बट ऐसा होता है ना, कुछ टर्म्स जो हम लोगों से फैमिलियर होते हैं वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, और जो हम लोग फर्स्ट टाइम सुनते हैं में थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है, समझ में वो भी आएगा, बट थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। So the second mode is asexual mode of reproduction। अब asexual mode of reproduction में एक चीज मैं आपको बता दूं, फंगाई के लिए asexual mode of reproduction का मतलब है simply by spore formation। तो asexual mode का मतलब हो गया by spore formation। अब आपको यहां समझना क्या है? आपको समझना है वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर, ओके। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पोर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसका, वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक द फर्स्ट वन ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो स्पोर है जिसका स्ट्रक्चर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट अलोंग विद फ्लैजेला। अब एक चीज समझ में आ गई ना, फ्लैजेला है, इट मींस कि ज़ूस्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स। एंड व्हाई दे आर मोटाइल? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेला एंड दैट फ्लैजेला हेल्प्स इन स्विमिंग इन वाटर। ये भी क्लियर है कि ये वाटर में ही डेवलप होने वाले स्पोर्ट्स हैं, ओके। तो इट हेल्प्स इन स्विमिंग इन वाटर, हेल्प्स इन स्विमिंग इन वाटर, क्लियर ना? चलिए अब ये चीज तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये स्पोर मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ फ्लैजेला, एंड दिस फ्लैजेला हेल्प्स इन स्विमिंग इन द वाटर टू रीच द और टू ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। बात समझ में आ रही है? स्पोर का सिंपल सा प्रोसेस है, इट जर्मिनेट्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जर्मिनेशन के लिए इट रिक्वायर्स फेवरेबल कंडीशन। सो दे स्विम टू रीच देयर फेवरेबल कंडीशन, और वो फेवरेबल कंडीशन सीजन भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, ओके। इस चीज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना है। दो स्पोर इजी था, समझ में आ गया आपको। द सेकंड वन इज स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो स्पेशल या दो बहुत कॉमन जो स्पीशीज है किंगडम फंगाई की,
राइजोपस एंड म्यूकर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पोरेंजियोस्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर से बोला जाता है क्योंकि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। ओके, इस पूरे सैक और लोब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उसे स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। ओके, तो स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ओके, स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये तो बहुत इजी पॉइंट हो गया। अब दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ओके, कि एक से दो से इतनी क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो ये मेनली प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड माइटोस्पोर। क्योंकि माइटोसिस से बनता है इसलिए इसको माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, एक सैक के अंदर बनता है ना, तो दे आर आल्सो नोन एज एंडोस्पोर। ये सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एंडोस्पोर्स बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। क्लियर है? अब थर्ड वाला स्पोर बहुत स्पेशल है। पहले हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं क्योंकि इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे नीट पे भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं दोनों स्पीशीज पे बेस्ड। जहां जहां ये दो स्पीशीज आएंगे इसे हम लोग जरूर मेंशन करेंगे। ओके, द थर्ड वन इज क्लेमाइडोस्पोर। और क्लेमाइडोस्पोर को डोरमेंट स्पोर कहा जाता है। डोरमेंट स्पोर क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? ये तो मोटाइल है बट ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो एंडोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये भी नॉन मोटाइल है। बट क्लेमाइडोस्पोर का मतलब होता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों स्पेशल हो जाता है? इसको हम डोरमेंट स्पोर या रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने स्ट्रक्चर से लिबरेट होने के बाद काफी टाइम तक रेस्ट पे पड़ा रहेगा। क्यों रेस्ट पे पड़ा रहेगा? क्योंकि ये स्टोर करता है अपना रिजर्व फूड मटेरियल। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये जर्मिनेट हो जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इन फेवरेबल कंडीशन दे ग्रोस। क्लियर ना? अब एक चीज और आपको याद रखनी है, ये भी आपका नॉन मोटाइल स्पोर है। नॉन मोटाइल स्पोर जितने भी होते हैं ना, ये मेनली डिस्पर्स्ड या मेनली मूव होते हैं बाय द विंड। तो क्लेमाइडोस्पोर भी डिस्पर्स्ड होगा बाय विंड। क्लियर ना? फोर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेनिसिलियम में होता है। ओके, तो फोर्थ इज कोनिडिया। तो कोनिडिया में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तो ये स्पोर। अगर स्पोर एक चेन फॉर्म में एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हो, एक्सोजीनियसली मतलब बिल्कुल बॉडी से बाहर, इस चीज को हम बोलते हैं कोनिडिया। ये भी नॉन मोटाइल स्पोर है। ओके, बट ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। व्हेन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड exogenously in a long chain। ठीक है, ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। क्लियर ना? दीज आर द वेरियस मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसका सेक्सुअल मोड हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल मोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूनिक है। और वो यूनिक क्यों है? क्योंकि यहां फ्यूजन स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके, तो पहले हम लोग सेक्सुअल मोड कवर करेंगे इनटू 3 मेजर स्टेप। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, पहला जो मोड है इसमें वो है प्लाज्मोगैमी। अब ये तीनों का रिलेशन कितना इजी है। प्लाज्मोगैमी, then karyogamy, and the third one is meiosis। अब
अब देखिए तीनों का रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लाज्मोग्राफी में क्या होता है ना, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, न्यूक्लियस क्लोजर आ जाएंगे बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, सपोज ये ट्रू सेल से चेक एज ए गैमेट, तो ये क्लोजर आएंगे तो फ्यूज हो जाएंगे, मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी, न्यूक्लियस क्लोजर तो आ जाएगा बट ये फ्यूज नहीं होगा, मगर इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा। क्लियर ना? तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियस कम्स क्लोजर, न्यूक्लियस सिर्फ क्लोजर आ जाएंगे। कैरियोटाइप में क्या होगा, सेम वही चीज, अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, तो यहां पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो गया, मतलब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद इट अंडरगोज मेयोसिस। अब ये मेयोसिस करेगा टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके, टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल। तो ये इजी था ना, प्लाज्मोगामी में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगामी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड meiosis reduction division which forms haploid cells। क्लियर ना? तो आई होप ये दोनों मोड यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।